हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन का पार्ट 2, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। तो सबसे पहले मैं इसमें बताऊंगी कि हम कैसे नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। कल अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारा गुडविल को कैलकुलेट करने का मेथड था, हमने बात की थी एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में, है ना। तो मैंने उसमें आपको बताया था कि जो हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, उसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें अपने बिजनेस के किस प्रॉफिट के बारे में पता होना चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट के लिए नॉर्मल प्रॉफिट के बारे में पता होना चाहिए। और उस नॉर्मल प्रॉफिट को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी कि एक तो हम अपने जो हमारा प्रॉफिट्स गिवन है उसमें हम एबनॉर्मल लॉसेस को तो क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, और लेस कर देते हैं एबनॉर्मल गेन्स को, ओके, नॉर्मल प्रॉफिट्स निकालने के लिए। लेकिन इसके अलावा और भी कई चीज़ें होती हैं जो जिनका एडजस्टमेंट हमें करना होता है अपने नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो आज हम पहले उन सारी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम गुडविल एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर जो हमारा सेकंड मेथड था, दैट इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसके बारे में बात करेंगे, ओके। तो देख लेते हैं कि जो हम नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे जो प्रॉफिट और लॉस होता है पास्ट ईयर का, मतलब जो भी गिवन ईयर के प्रॉफिट और लॉसेज हैं, उसमें हमें क्या क्या ऐड करना होगा और क्या लेस करना होगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारे एबनॉर्मल लॉसेज होते हैं उनको हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। एबनॉर्मल लॉसेज फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं लॉस बाय फायर एंड लॉस बाय थेफ्ट। ये एबनॉर्मल क्यों बोला जाता है इन्हें, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि इनको एबनॉर्मल इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये ऐसा नहीं है कि ये बार बार होने वाले लॉसेज हैं, आज हुए हैं तो आने वाले टाइम में फिर से होंगे, ऐसा नहीं है। तो ये जो एबनॉर्मल लॉसेज है इनको क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है, ओके। और हम लेस किसको करते हैं, एबनॉर्मल लॉसेस को ऐड करेंगे तो एबनॉर्मल गेन्स को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। एबनॉर्मल गेन्स में हम क्या ले सकते हैं, गेन और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, ओके। फिक्स्ड असेट्स पर जो गेन हो रहा है, गेन ऑन, वो एबनॉर्मल गेन क्यों है, बिकॉज ये जो गेन है वो बार बार नहीं होने वाला है, ना ही हमारी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से रिलेट करता है। वो तो हमारे पास पड़ी हुई थी मशीनरी या फिर कोई भी फिक्स्ड असेट्स, उसको हमने सेल कर दिया और उससे हमें गेन हो गया। तो ये कैसा गेन होता है, एबनॉर्मल गेन, इसको हमें क्या करना होता है, लेस। नेक्स्ट है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स। अगर गेन है तो उसको तो हम क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं अपने प्रॉफिट में से, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि ये गेन हमें आने वाले सारे सालों में होगा, ओके। उसी तरीके से अगर लॉस है फिक्स्ड असेट्स की सेल पर, तो उसको क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है, क्योंकि वो हमने अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट करते वक्त इस लॉस को क्या किया होगा, लेस किया होगा। आपने P&L अकाउंट बनाया होगा, देखा होगा कि जो भी लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स होता है उसको हम P&L अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर कर देते हैं, या फिर तो जो P&L अकाउंट के डेबिट में हमने अगर लॉस ऑन सेल ऑफ, यानी इससे हमारा प्रॉफिट कम हो गया होगा, और जबकि ये नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, तो इसलिए हम इसमें प्रॉफिट को बढ़ाना होगा और इसको हम अपने प्रॉफिट में वापस से क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। नेक्स्ट वन इज ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अगर क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन हुआ है और ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन हुआ है, तो हम इसको अपने प्रॉफिट में वापस से क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब ऐसा हम क्यों करते हैं, देखिए, अगर हमारा जो बात हो रही है ओपनिंग स्टॉक के ओवर वैल्यूएशन की, हम जब P&L अकाउंट बनाते हैं तो ओपनिंग स्टॉक हमारा आता है P&L अकाउंट के डेबिट साइड, ओके। ये हमारा ओपनिंग स्टॉक जो सपोज मान लीजिए 20,000 का था, ठीक है। बाय में हमारी आ जाती है सेल्स, मान लीजिए 10,000 की है, सॉरी 1 लाख की है, ओके। और 2 में ओपनिंग स्टॉक आ जाता है, परचेजेस आ जाता है, परचेजेस सपोज हमारी 2 लाख रुपीज़ की है, ओके। सेल हमारी 1 लाख की है बाय में, और हम लिख लेते हैं अपना क्लोजिंग स्टॉक, ओके। क्लोजिंग स्टॉक भी हमारा है 1,50,000 का, ओके। तो ये हो गया हमारा 2,50,000 इस साइड का टोटल। इसमें से हम इस साइड का टोटल लेस कर देंगे, 2,20,000 लेस कर देंगे, तो हमारा प्रॉफिट आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट कितना, 30,000। ये क्या हो गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, ओके। और हमारा बैलेंस यहाँ पर आ जाता है 2,50,000 इस साइड का टोटल। तो ये जो हमारा ओपनिंग स्टॉक है, अगर ये ओवर वैल्यूड हो गया, सपोज यहाँ पर ये 20,000 का ओपनिंग स्टॉक आया हुआ है, ये एक्चुअल में 20 का नहीं है बल्कि 10,000 का है ना, 10,000 से ओवर वैल्यूड है, तो यानी ये गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे 20 की जगह कितना होना चाहिए, 10,000। और जब हम यहाँ पर अमाउंट कम कर देंगे, इट मीन्स यहाँ पर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 10,000 से बढ़ जाएगा। देख लीजिए यहाँ का टोटल तो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 10,000 और प्लस 2 लाख 10,000 और 30,000 जोड़े तो 240 आ रहा है, यानी कि यहाँ पर हमारा जो प्रॉफिट है फिर 30 से 40,000 हो जाएगा। यानी कि अगर हमारा ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो रहा होगा तो इससे हमारा प्रॉफिट क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। तो अपने प्रॉफिट को सही करने के लिए हम ओपनिंग स्टॉक के ओवर वैल्यूएशन को वापस से क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जिससे हमें सही प्रॉफिट मिल सके। उसी तरीके से अगर अंडर वैल्यूएशन है क्लोजिंग स्टॉक का, देखिए यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक हमें गिवन है 1,50,000, ठीक है। अब एक्चुअल में ये हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है इसकी वैल्यू 1,50,000 नहीं है, कितनी है, 2 लाख है। यानी कि यहाँ पर हमने अंडर वैल्यूड कर दिया है, मीन्स कम वैल्यू रखी है इसकी। यहाँ पर कितना आना चाहिए, ये 2 लाख रुपीज़ का। तो जब हम इसे यहाँ पर 2 लाख कर देंगे तो हमारा इस साइड का प्रॉफिट टोटल कितना हो जाएगा, 2 लाख प्लस 1 लाख, यानी कि 3 लाख, ओके। और
डेबिट में हम वही रखते हैं, पुराना वाला ही अपना 20,000 एंड परचेजेस 2 लाख, तो ये हो गया 2,20,000 एंड इधर था हमारा टोटल आ रहा है 3 लाख। 3 लाख में से जब हम 2,20,000 माइनस करेंगे यानी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा 80,000। मीन्स हमारा क्लोजिंग स्टॉक जब हमने अंडर वैल्यूड कर रखा था 1,50,000 कर रखा था तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा था 30,000 और जब हमने इसकी वैल्यू ठीक कर दी जो कि कितनी थी 2 लाख रुपीज़, तो हमारा प्रॉफिट बढ़ गया उतने से ही जितने से हमने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को ठीक किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड होगा तो हमारा जो प्रॉफिट है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उस प्रॉफिट को हमें बढ़ाना होगा, इसलिए हम अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। और अगर इसका रिवर्स है मींस ओवर वैल्यूएशन है ओपनिंग स्टॉक का तो उसको तो ऐड कर दिया, लेकिन अगर ओपनिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन है तो उसको क्या करेंगे, लेस करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक के ओवर वैल्यूएशन को भी लेस करेंगे। और यानी कि जो हम अभी समझा, ओवर वैल्यूएशन समझा, ओपनिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन समझा, क्लोजिंग स्टॉक का इसको तो ऐड करना है। और अगर इसका रिवर्स आ रहा है मींस ओपनिंग स्टॉक के ओवर वैल्यूएशन की जगह उसका तो अंडर वैल्यूएशन है और क्लोजिंग स्टॉक के अंडर वैल्यूएशन की जगह क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन है, तो उसको क्या कर दिया जाता है, लेस कर दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस से यहाँ पर हमारा मतलब है ऐसे एक्सपेंसेस जो बार बार नहीं होते, जरूरी नहीं है कि वो इस साल हुए हैं तो आने वाले साल में भी होंगे, ठीक है। तो ऐसे एक्सपेंसेस को हम फ्यूचर में एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है। सच एक्सपेंसेस आर नॉट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर, आर नॉट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर, इसलिए ऐसे एक्सपेंसेस को क्या कर देते हैं, हम ऐड कर देते हैं। उसी तरीके से होती है नॉन रिकरिंग इनकम्स। जैसे नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिनको फ्यूचर में एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि फ्यूचर में भी होंगे, इसलिए इनको ऐड कर दिया जाता है क्योंकि पहले हमने इन्हें लेस किया होगा प्रॉफिट में से, लेकिन ये फ्यूचर में होने वाले नहीं है तो इनको वापस से ऐड कर देते हैं। उसी तरीके से जो नॉन रिकरिंग इनकम्स होती हैं इनको हमने अपने प्रॉफिट में ऐड किया होगा, इससे हमारा प्रॉफिट पहले बढ़ गया होगा, लेकिन ये नॉन रिकरिंग है, ये भी फ्यूचर में एक्सपेक्टेड नहीं है कि वापस से होंगी, तो इसलिए इनको जब हम नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो क्या कर दिया जाता है, लेस कर दिया जाता है। नेक्स्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सपोज हमने अपनी मशीनरी में कोई मेजर रिपेयर किया है, ओवरऑलिंग किया उसकी, और अगर आप लोग जानते हैं कि ओवरऑलिंग जो भी मशीनरी की होती है उसको मशीन की कॉस्ट में ऐड किया जाता है, लेकिन अगर हमने उसको एज अ रेवेन्यू चार्ज कर दिया है, एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चार्ज कर दिया है और P&L अकाउंट के डेबिट साइड लिख दिया है, यानी कि उससे हमारा जो प्रॉफिट है वो कम हो गया होगा, जबकि वो गलत है, प्रॉफिट उससे कम नहीं होना चाहिए बिकॉज वो एक ऐसा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो हम इसको ठीक करने के लिए वापस से अपने प्रॉफिट में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। उसी तरीके से अगर तो ये तो हमारे सारे हो गए ऐड वाले आइटम्स। अब लेस वाले में हमने कहाँ तक पढ़ लिया, नॉन रिकरिंग इनकम्स तक। ये कुछ हैं जो सिर्फ लेस वाले आइटम्स हैं। कौन कौन से, इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। मींस ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स वो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जो हमारे नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज से रिलेटेड नहीं है, तो इसलिए इनसे होने वाली जो इनकम है उसको लेस कर दिया जाता है बिकॉज ये हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, इनसे हमारी गुडविल पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, उसकी गुडविल बढ़ने का घटने का उसका रिलेशन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स के साथ कोई नहीं है क्योंकि हमारी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज से रिलेट नहीं करते हैं, तो इसलिए इसको जो भी इनकम होती है उसको लेस कर दिया जाता है। नेक्स्ट है पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन। अगर पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन डिडक्ट नहीं किया गया है तो उसको हम क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे, क्योंकि हमें पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन आने वाले टाइम में पार्टनर्स लेंगे। भैया ऐसा तो नहीं है पार्टनर्स जो वर्क कर रहे हैं फर्म में तो वो अपना रेम्यूनरेशन डिमांड नहीं करेंगे, तो अगर रेम्यूनरेशन प्रॉफिट्स में डिडक्टेड नहीं है तो उस रेम्यूनरेशन को भी हमें क्या करना है, लेस करना है। एनी अदर कोई भी फ्यूचर एक्सपेंस, जैसे कल हमने जो एग्जाम्पल किया था एवरेज प्रॉफिट का, उसमें मैंने आपको बताया था कि इंश्योरेंस प्रीमियम है और वो हमने पे नहीं किया लेकिन आने वाले टाइम में हमें पे करना है, तो इसलिए अगर कोई भी फ्यूचर एक्सपेंस है तो उसको भी हमें क्या करना होगा, लेस करना होगा। सो इट इज क्लियर, आपको सबको समझ में आ गया होगा कि हम नॉर्मल प्रॉफिट, बिजनेस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट मैथड जो कि हमारा एवरेज प्रॉफिट मैथड के अंदर ही था, दैट इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मैथड। ओके, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मैथड में भी गुडविल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। जो भी हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट है उसको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से क्या कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। अब बात आती है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या होता है। इस वेटेड एवरेज प्रॉफिट में हम पहले तो हर ईयर का नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे इसी तरीके से, और उस नॉर्मल प्रॉफिट को क्या कर देते हैं, हम वेट्स असाइन कर देते हैं। हर ईयर के नॉर्मल प्रॉफिट को क्या कर दिया जाता है, वेट्स असाइन कर दिए जाते हैं। ओके, और ये वेट्स असाइन कर दिए जाते हैं और उसके बाद उस हर ईयर के नॉर्मल प्रॉफिट की मल्टीप्लाई जो से वो पर्टिकुलर वेट असाइन किया गया है उससे करते हैं, फिर हमारा वेटेड प्रॉफिट आ जाता है। उन वेटेड प्रॉफिट्स का टोटल करके उनका एवरेज निकाल लिया जाता है, ठीक है। और वेट्स असाइन करने में क्या होता है, जो हमारे करंट ईयर का प्रॉफिट होता है ना, रिसेंट ईयर के, उनको हायर वेट असाइन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज हमारे पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं हमारे पास 20,000, ये हमारा है 2016 का प्रॉफिट। 2017 में हमारा प्रॉफिट हुआ 30,000, 2018 में हमारा प्रॉफिट हुआ 40,000। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये 3 साल के हमें प्रॉफिट्स दिए, इन तीनों साल के प्रॉफिट्स को वेट असाइन कर देते हैं। इसको 1 दिया, इसको 2 किया, इसको 3 किया, ठीक है। तो जो हमारा रीसेंट ईयर होता है उसको हाईएस्ट वेट असाइन किया जाता है, क्योंकि हमारे जो आने वाले प्रॉफिट्स होंगे वो मेनली हम अपने हमारे लास्ट ईयर के प्रॉफिट पर ज़्यादा डिपेंड करेंगे। ओके, तो ये हमारा जो रीसेंट ईयर का प्रॉफिट होगा उसको हम हाईएस्ट वेट असाइन कर देते हैं, जैसे कि हमने इसको किया है 3। और जो हमारे प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स हैं उनको हम वेट जो असाइन करते हैं वो कम करते हैं। इसके बाद ये जो हमने वेट्स असाइन किए हैं इनकी जो प्रॉफिट्स गिवन है उनसे मल्टीप्लाई कर दी जाती है। 20,000 इंटू 1 20,000, 30,000 इंटू 2 60,000, 40,000 इंटू 3 1,20,000। अब ये जो हमारे प्रॉफिट्स निकल कर आए ये होते हैं वेटेड प्रॉफिट्स, इनको ऐड कर लिया जाता है
ये हो गया 2 लाख रुपीज़ हमारा क्या आ गया, टोटल आ गया, जो हमारे हमने वेट्स साइन से प्रॉफिट्स की मल्टीप्लाई की और फिर जो हमारे ये टोटल वेटेड प्रॉफिट्स आए थे इनका हमने टोटल कर लिया। तो ये हो गया हमारा टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट्स। अब इस एवरेज फाइंड आउट करने के लिए हम इस टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट्स को किससे डिवाइड करेंगे, सम ऑफ वेट से, ना कि नंबर ऑफ ईयर्स से। तो जैसे कि एवरेज प्रॉफिट जो था हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसमें तो हम नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड कर देते थे, लेकिन यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पर हम सम ऑफ वेट से डिवाइड करते हैं। तो सम ऑफ वेट्स क्या हो जाएगा, 3, 4, 5 एंड 1, 6। तो यहाँ पर हम 2 लाख को 6 से डिवाइड कर देंगे और फिर जो भी हमारा आंसर आएगा वो क्या हो जाएगी, हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा। और फिर इस वेटेड एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी गुडविल की वैल्यू हो जाएगी। तो ये हमारी आगे गुडविल की वैल्यू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो ये जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है इसका मोस्टली यूज तब किया जाता है जब हमारे प्रॉफिट्स या तो राइजिंग ट्रेंड शो कर रहे हो, राइजिंग मीन्स या तो राइजिंग ट्रेंड शो कर रहे हो मीन्स बढ़ते हुए हों प्रॉफिट्स, या फिर फॉलिंग ट्रेंड या फिर घटते हुए हों। क्योंकि देखिए फॉर एग्जाम्पल जो हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया था 20,000, 30,000, 40,000, इसमें हमारे प्रॉफिट्स क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। मीन्स पहले 2016 में 20 था, 17 में 30 हो गया, 18 में 40 हो गया, मीन्स राइजिंग ट्रेंड शो कर रहे हैं। तो इस केस में हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट को मेथड को यूज करें तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि ये हमारे जो रिसेंट ईयर के प्रॉफिट्स हैं उनको ज़्यादा वेट असाइन करता है और जो हमारे पुराने प्रॉफिट्स हो गए उनको कम वेट असाइन करते हैं। क्योंकि आपको भी समझ सकते हो कि जो हमारे रिसेंट ईयर के प्रॉफिट्स हैं उनका इंपैक्ट ज़्यादा पड़ेगा हमारी गुडविल पर, तो इसलिए रिसेंट ईयर्स के प्रॉफिट को हाईएस्ट वेट असाइन किया जाता है और जो हमारे ओल्ड ईयर्स के पुराने प्रॉफिट्स, पुराने सालों के प्रॉफिट्स हैं उनको कम वेट असाइन किया जाता है। तो जब हमारा प्रॉफिट राइजिंग या फॉलिंग ट्रेंड शो करें, फॉलिंग ट्रेंड मीन सपोज 2016 में होते 30,000, ठीक है, 17 में होता 20,000 और 18 में हो जाता 10,000। तो ये हमारा फॉलिंग ट्रेंड शो हो रहा है, मीन्स हमारे प्रॉफिट हर साल क्या होते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं। तो जब वो फॉलिंग ट्रेंड शो करते हैं तब भी हम किसका यूज़ करते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट का, क्योंकि जो रिसेंट ईयर के हैं उनको ज़्यादा वेट असाइन किया जाएगा और जो पुराने हैं उनको कम। तो मतलब रिसेंट में हमारा प्रॉफिट फॉल कर रहा है तो इसका इंपैक्ट ज़्यादा होगा हमारी गुडविल पर। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज़ कब करना है और इसको ही ज़्यादा बेटर माना जाता है एज कम्पेयर टू सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। ओके, तो अब हम आ जाते हैं अपने एक नेक्स्ट एग्जाम्पल पर जिसमें हम एडजस्टमेंट्स के बारे में भी पढ़ेंगे और उसमें हम गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट करें। एग्जाम्पल दिया हुआ है, हमें ये प्रॉफिट्स दिए हुए हैं और यहाँ बोला है कि हमें वैल्यू ऑफ गुडविल कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट, 3 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, और हमें वेट्स असाइन करने हैं 1, 2, 3, 4, 5 रिस्पेक्टिवली टू द प्रॉफिट्स। तो इनको हम 1, 2, 3, 4, 5 वेट्स असाइन करेंगे। तो ये कैसे करेंगे आप, इसको 1 किया, इसको 2, इसको 3, इसको 4 एंड इसको 5। अब इसकी 40,000 इंटू 1, 48,000 इंटू 2, 60,000 इंटू 3, 50,000 इंटू 4, 36,000 इंटू 5 करके हम वेटेड प्रॉफिट्स निकालेंगे और उन वेटेड प्रॉफिट्स को निकालने के बाद उन सबका टोटल करके, जैसे हमने यहाँ पर किया है, टोटल करके उसको किससे डिवाइड कर देंगे, 5 से, क्योंकि 5 years का वेटेड एवरेज निकालना है हमें। और 5 years का वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद उसकी मल्टीप्लाई किससे कर दी जाएगी, 3 से, बिकॉज नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने, 3। उसके बाद हमारी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो एक ये क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं जो है हमारा कौन सा, एडजस्टमेंट वाला। तो इसमें क्या है, हमें कैलकुलेट करनी है गुडविल ऑफ अ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years। तो हमें लास्ट 4 years के प्रॉफिट्स का यूज़ करके वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। कैसे, यहाँ पर हमें प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, वेट हमें इन्होंने बोला है कि जो हमारा 2012 है इसको 1, 13 को 2, 14 को 3 एंड 15 को 4 असाइन करना है। मीन्स हमें जो रिसेंट ईयर का प्रॉफिट है उसको हाईएस्ट वेट ही देना है, ठीक है। नेक्स्ट जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसमें इन्होंने बोला है कि ऑन 31 March 2014 अ मेजर प्लांट रिपेयर वॉज अंडरटेकन फॉर 12,000। मीन्स हमने एक प्लांट को रिपेयर कराया है अपने, जिसमें 12,000 रुपये खर्च हुए थे। कौन से ईयर में, 31 March 2014 में, ठीक है। और ये बोल रहे हैं द सेड सम इज टू बी कैपिटलाइज फॉर गुडविल कैलकुलेशन सब्जेक्ट टू द एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। मीन्स हमने इसको क्या कर लिया था, कैपिटलाइज करना चाहिए, लेकिन हमने क्या कर लिया था, इसको प्रॉफिट में से लेस कर लिया था 12,000 रुपीज़ को, जो कि हमारा क्या होना चाहिए था, कैपिटलाइज होना चाहिए था। तो मैंने आपको बताया था कि जब नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो हम इस 40,000 में क्या कर देंगे, ये 12,000 रुपीज़ को वापस से ऐड कर देंगे, क्योंकि जब हमने लेस किए होंगे तो उससे हमारा प्रॉफिट कम हो गया होगा। तो ये कौन से ईयर के प्रॉफिट के बारे में बात हो रही है, 2014 के में, ठीक है। तो हम ले लेते हैं, यहाँ पर ऐसे ही लिख लेते हैं, 12 का है, ये हमारा 13 का हो गया, ये 14 का एंड दिस इज़ फॉर द 15, ठीक है। तो 2014 का जो हमारा प्रॉफिट है 40,000 का, इसमें से सबसे पहले हमें लेस करने हैं 12,000 रुपीज़, सॉरी ऐड करने हैं जो हमने लेस कर दिए थे, ठीक है, रिपेयर के। और ये बोल रहे हैं कि इस पर क्या लगाना है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 10% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से, ठीक है। तो जो 2014 में रिपेयर हुई है तो इस साल तो कोई डेप्रिसिएशन लगेगा नहीं। दूसरे साल हमें यानी कि 2015 का जो प्रॉफिट है इसमें से हमें 10% पर एनम इस पर 12,000 पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा और 2015 के प्रॉफिट में से वो डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो 2015 का हमारा ये प्रॉफिट है यहाँ पर 60,000 का, ओके, ये 60,000 है, नॉट 6,000। तो 60,000 के प्रॉफिट में से हम लेस करेंगे कितना, 1,200, बिकॉज 10% ऑफ 12,000 इज 1,200, ओके। क्योंकि जब हम इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मान रहे हैं तो उस पर डेप्रिसिएशन भी लगेगा, और डेप्रिसिएशन उन्होंने बोला 10% पर एनम, लेकिन 2014 में रिपेयर हुई है तो 2014 में डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, किसमें लगेगा, 2015 में, ओके। तो ये डेप्रिसिएशन की अमाउंट हमने लेस कर दी। नेक्स्ट ये बोल रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द ईयर एंडेड 31 March वॉज ओवर वैल्यूड बाय 4,800। 31 March 2000
एक मिनट, यहाँ पे आएगा 31 मार्च 31 मार्च 2014 का जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड हो गया था 31 मार्च 2014 का। अब मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया मीन्स हमारा प्रॉफिट बढ़ गया होगा, तो अब हमें इसे क्या करना होगा, कम करना होगा। तो 31 मार्च 2014 के क्लोजिंग स्टॉक यानी कि प्रॉफिट में से हमें 4,800 रुपये क्या करने होंगे, लेस करने होंगे। क्यों? क्योंकि इससे हमारा जो प्रॉफिट है वो क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। नेक्स्ट एक चीज़ और, जब हमने 31 मार्च 2014 का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया मीन्स जब हम 31 मार्च 2015 में आए होंगे और अपने अपना P&L अकाउंट बनाया होगा, तो जो 31 मार्च 2014 को हमारा क्लोजिंग था वो 31 मार्च 2015 को हमारा क्या बन गया होगा, ओपनिंग। 31 मार्च 2014 को जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक था, ठीक है, वो हमारा 31 मार्च 2015 के जब हमने अकाउंट्स प्रिपेयर किए होंगे तो उसके लिए क्या बना होगा, ओपनिंग। यानी कि यहाँ पे तो क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड था और जब हमने 31 मार्च 2015 का प्रॉफिट कैलकुलेट किया होगा तो यहाँ पर हमारा ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया होगा। मीन्स इस ईयर में हमारे प्रॉफिट्स कम हो गए होंगे, ओपनिंग स्टॉक हमारा बढ़ा हुआ शो होगा तो हमारे प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। यानी कि इस साल के प्रॉफिट्स को ठीक करने के लिए हमें इसमें ये अमाउंट 4,800 जितने से हमारा ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया है उसको क्या करना होगा, ऐड। तो इसमें हम 4,800 रुपीज़ ऐड कर देंगे। ओके, नेक्स्ट ये बोल रहे हैं टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज ऑफ 9,600 शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल। गुडविल वैल्यूएशन के लिए हमें हर साल 9,600 रुपये मैनेजमेंट कॉस्ट को कवर करने के लिए चार्ज करने। तो ये तो खुद बोल रहे हैं कि हर साल चार्ज करने, तो ये हर साल के प्रॉफिट में से 9,600 रुपये हमें क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो वो इसमें से भी लेस होंगे 40,400 माइनस 9,600। ओके, 49,600 माइनस 9,600 एंड वो हमें इसमें से भी लेस करने हैं माइनस 9,600 एंड माइनस 9,600। ओके, तो ये हमारे सारे एडजस्टमेंट्स हो गए हैं। अब हम इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। 40,400 माइनस 9,600 इट बिकम्स 30,800। 49,600 माइनस 9,600 40,000। और जब हम इन सबको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा प्रॉफिट आएगा 40,000 प्लस 12,000 52,000 एंड 52,000 माइनस 9,600 एंड माइनस 4,800। ओके, सो इट बिकम्स 37,600। ओके, एंड लास्ट वन इज 60,000 माइनस, तो पहले इन दोनों को ऐड कर लेंगे 64,800 माइनस 1,200 एंड माइनस, तो इट बिकम्स 54,000। ओके, तो अब हमें क्या करना है, इन प्रॉफिट्स को वेट असाइन करने हैं। जैसे ही हमारे प्रॉफिट्स आ गए 30,800, 40,000, 37,600 एंड लास्ट वन इज 54,000। तो ये हमारे चारों साल के प्रॉफिट है 2012, 13, 14 एंड लास्ट वन इज फॉर 2015। इनको वेट असाइन कितने करने हैं हमें, क्वेश्चन में गिवन है 1, 2, 3, 4। सो 1, 2, 3, 4। जैसा कि मैंने बोला था, अब जो हमने वेट असाइन किया उनकी नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 30,800 एंड 40,000 इंटू 2 बिकम्स 80,000। 37,600 इंटू 3 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1,12,800 और 54,000 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2,16,000। ओके, अब हम इन सबको जोड़ देंगे। तो ये हमारा क्या है, टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट्स। इस टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट्स को हम किससे डिवाइड कर देंगे, अब वेट असाइन से, सम ऑफ वेट से, जिससे कि हमारा क्या आ जाएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। तो सम ऑफ वेट्स कितना है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 आ गया। तो इस वेटेड एवरेज प्रॉफिट को, सॉरी, इस टोटल वेटेड प्रॉफिट को हमने किससे डिवाइड कर दिया, सम ऑफ वेट से। तो ये हमारा आ गया 43,960 वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब इस वेटेड एवरेज प्रॉफिट की मल्टीप्लाई हम कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है, 3। सो गुडविल को निकालने के लिए इस वेटेड एवरेज प्रॉफिट की मल्टीप्लाई हम कर देंगे 3 से, तो ये हमारी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट मेथड के बारे में। तब तक के लिए वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो को और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल।